तराजू की एक पलड़े में आप वो अपने 4 साल प्रेशियस 4 साल 5 साल 10 साल, हमारे पास 15 साल वाले लोग भी आ रहे हैं, तराजू के एक पलड़े में आप वो रखोगे और इतनी मोटी मोटी फाइल लेके आते हैं, इस डॉक्टर की उस डॉक्टर की, ये स्कैन, ये टेस्ट, वो टेस्ट, और लेप्रोस्कोपी, पेट कटवा लिया, लेकिन आईवीएफ नहीं कराएंगे। आईवीएफ में ना कट आ रहा है ना कुछ आ रहा है, आप ऑपरेट करा रहे हो लेकिन आप आईवीएफ नहीं करा रहे। क्या मिथ है ये, है ना। और जब आप ऑपरेट कराते हो किसी भी चीज़ को तो भी तो आप कितना बेड रेस्ट पे और वजन नहीं उठाना, 6 महीने के रेस्ट पे जाते हो, तब आप आईवीएफ में ओनली 15 डेज का रेस्ट है। अगर हम आइडियल एज की बात करें, ऐसा भी कुछ होता है आईवीएफ कराने की कुछ आइडियल एज होती हो? अगर मैरिड कपल है और उसको रिक्वायरमेंट है तो 22, 23, 25 पे भी आप ले सकते हो, और आपका बहुत मार्वलस, जितना यंग एज पे आप लोगे उतना ही बेहतरीन और जल्दी सक्सेस आपको मिलेगा। हमारे जो सोसाइटी है उसके अंदर मिथ ये है कि आईवीएफ इज द लास्ट ऑप्शन, या इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के पास तो हम लास्ट में जाएंगे, पहले हम नॉर्मल अपनी फैमिली डॉक्टर को दिखा लें या इसको दिखा लें, तो उसमें वो मिस कर देते हैं। अब बहुत ज़्यादा मेडिसिन खा के अपनी हेल्थ ख़राब करते हैं, सोशल प्रेशर में आते हैं बिकॉज ट्रीटमेंट ले रहे हैं, इलाज नहीं हो रहा, तो एक डिप्रेशन के शिकार होते हैं। आईवीएफ का प्रोसेस करते हैं तो कितने एम्ब्रियो ट्रांसफ़र किए जाते हैं? पहले ऐसे कुछ नहीं था, तो पहले 3 भी, अगर डे 3 है तो 3 एम्ब्रियोज ट्रांसफर भी कर दिया जाता था। ब्लास्टोसिस्ट तो शुरू से 1 या 2 ही ट्रांसफर किए जाते हैं, तो अभी जो क्राइटेरिया है उसमें 2 से ज़्यादा कर ही नहीं सकते हैं। कपल्स हैं वो आईवीएफ कराते हैं तो उनको ट्विंस होते हैं, ट्रिपलेट्स होते हैं, ये बात कितनी सही है? देखो अब ट्रिपलेट्स का तो हट ही गया क्राइटेरिया, क्योंकि एम्ब्रियो ट्रांसफर ही 2 ही हो रहे हैं। तो रेयर सर्कमस्टांसेस में 2 एम्ब्रियो ट्रांसफर करने के बाद अगर एक एम्ब्रियो अंदर जाके डिवाइड हो गया तो ट्रिपलेट, तो ये रेयर हो गया। जो सेकेंडरी इनफर्टिलिटी के पेशेंट्स हैं, जैसे जिनको ऑलरेडी एक बच्चा है और दूसरे बच्चे में तकलीफ हो रही है, एक बच्चा उन्होंने कहा सेल्फ कंसीव हो गया और फिर उसके बाद कुछ तकलीफ हुई कि ट्यूब ब्लॉक हो गई या कुछ भी, हस्बैंड का स्पर्म काउंट कम हो गया उनको, तो वो ट्विंस डिमांड नहीं करते हैं, तो वो सिलेक्ट कर सकते हैं, वो सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफर करा सकते हैं। वो चॉइस पेशेंट की होती है, उनसे पूछ के डाले जाते हैं, ऐसे वी कैन नॉट ट्रांसफर द एम्ब्रियो। अगर आईवीएफ फेल हो जाता है उन कंडीशंस में क्या करते हैं? उन कंडीशंस में देखा जाता है कि किस वजह से ये फेल हो सकता है। क्या पेशेंट का यूट्रस ठीक था, यूट्राइन चेकिंग की जाती है, हिस्टोस्कोपिक एग्जामिनेशन किया जाता है कि यूट्रस में कुछ ऐसा फैक्टर तो नहीं था कि जिससे इम्प्लांट नहीं हुआ हो। ज़्यादातर मैंने देखा आईवीएफ फेल होता है स्ट्रेस की वजह से। अगर कोई फीमेल आईवीएफ कराती है तो उनको मेनोपॉज जल्दी आ जाता है, हर महीने वो अंडे बनने की दवाई खा रही है, फिर अल्ट्रासाउंड करा रही है, फिर वो दूसरे डॉक्टर के पास जा रही है, वो डॉक्टर नाम चेंज करके वही अंडे बनने की दवाई, तो उनके अंडे वेस्ट हो रहे हैं हर महीने। वो आईवीएफ पे डायरेक्ट जा ही नहीं रही है, वो 10 साल तक पहले अपने अंडे वेस्ट कर रही है, और आजकल तो ऐसी नौबत आ रही है कि आप आईवीएफ पे जा नहीं रहे हो, आप अंडे बिल्कुल खत्म करके आते हो, AMH 0.1 0.2 लेके आते हो हमारे पास। एग्जैक्टली ऐसे कुछ फ्रूट्स भी हैं जो अवॉइड करने को बोला जाता है जब महिला प्रेग्नेंट होती है। सब कुछ खा सकते हो। जब आपको हम एम्ब्रियो ट्रांसफर कर देते हैं तब हम पपाया, अनानास, चीकू, ये 3 फ्रूट्स उनको रेस्ट्रिक्ट करते हैं। बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ें नहीं खाएं, गर्म चीज़ें इन द सेंस लौंग, तेजपत्ता, इलायची, जिनकी तासीर गर्म होती है। आईवीएफ से जो बच्चा होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। एक जो एम्ब्रियो आर्टिफिशियल सिचुएशन में सरवाइव करके आपके वूम के अंदर इम्प्लांट हो गया है, तो वो तो बॉर्न वॉरियर है। अगर आप आईवीएफ कराने की सोच रही हैं तो आज का पॉडकास्ट आपके लिए है। आईवीएफ सिर्फ एक मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं है बल्कि एक इमोशनल जर्नी भी है, जहां पर उम्मीद भी है, टेंशन भी है और कई सारे सवाल भी हैं। क्या आईवीएफ सबके लिए सेफ होता है? आईवीएफ कौन करा सकता है? आईवीएफ के ट्रीटमेंट में क्या क्या प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत होती है और इसमें टाइम कितना लगता है? ये कई सारे सवाल बहुत लोगों के मन में होते हैं, तो आज के हमारे इस पॉडकास्ट में इन सभी सवालों का जवाब हम आप तक पहुंचाएंगे। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप देख रहे हैं एनबीटी लाइव। आज हमारे साथ एनबीटी लाइव के इस खास पॉडकास्ट में मौजूद हैं मेडिकल डायरेक्टर एंड फर्टिलिटी एक्सपर्ट डॉक्टर शोभा गुप्ता। हेलो डॉक्टर, वेलकम टू एनबीटी। हेलो, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ मैम, आप कैसे हैं? बढ़िया। सो डॉक्टर, जैसे कि मैंने बताया कि आज के हमारे सेशन में हम आईवीएफ को डिस्कस करेंगे, तो थोड़ा सा पर्सपेक्टिव अलग होने वाला है बिकॉज आईवीएफ आई थिंक आप सबको पता है कि क्या होता है। हम थोड़ा इस पर्सपेक्टिव में बात करेंगे कि जिन वुमेन को आईवीएफ करवाना है उनको क्या क्या प्रिकॉशंस की ज़रूरत होती है, कौन एलिजिबल है क्या नहीं है, सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। बिल्कुल।
सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि आईवीएफ की अगर हम बात करें तो उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कौन है? कहने का मतलब है कि कौन सी जो वुमेन है वो आईवीएफ करवा सकती हैं? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है इसमें ये होता है कि क्यों करवाना है आईवीएफ, है ना। तो समटाइम्स द पेशेंट इज़ वेरी यंग लेडी है लेकिन उसकी फेलोपियन ट्यूबल ब्लॉकेज है, या फिर हस्बैंड है उसमें जो स्पर्म काउंट है वो बहुत ही कम है, तो इवन इफ शी इज़ यंग, द कपल इज़ यंग, उनको आईवीएफ फिक्सी की ज़रूरत पड़ सकती है। तो हमें क्या है कि अगर कोई भी कपल इनफर्टिलिटी से जूझ रहा है, शादी के 1 साल बाद उसको बच्चा नहीं हो रहा है, या वो प्लान कर रहे हैं 2-3 साल बाद और 6 मंथ्स प्लानिंग के बाद वो कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, तो हमें कपल को ये सोचना है कि हमें एक रेगुलर गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाने के बजाय एक इनफर्टिलिटी एक्सपर्ट के पास जाना चाहिए, सो दैट कि एक रीज़न पता लग जाए कि क्यों नहीं हो रहा। एक आईवीएफ एक्सपर्ट के पास जाने का मतलब ये नहीं है कि आपका आईवीएफ हो जाएगा, है ना। तो लोग डरते हैं इस चीज़ से कि अगर हम इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे तो सीधा आईवीएफ हो जाएगा। तो हमें फिर उसको डायग्नोस करना है कि लेडी में क्या प्रॉब्लम है, उनको फर्टाइल पीरियड की नॉलेज है कि नहीं है, वो सही से रिलेशन में रह पा रहे हैं कि नहीं रह पा रहे, फर्टाइल पीरियड में संग रह पा रहे हैं। बहुत पीसीओएस भी आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है। तो पीसीओएस में क्या होता है कि कभी कभी एग ही नहीं बन रहा या रप्चर नहीं हो रहा, तो उसमें सिर्फ एग फॉर्मेशन से या एग रप्चर करा के उस टाइम पे आईयूआई करके, या फिर उनको उस टाइम पे रिलेशनशिप बनाने के लिए अगर बोला जाए तो 3-4 महीने में नेचुरल कंसेप्शन की तरह ही कंसेप्शन हो जाता है। और जब आप इनफर्टिलिटी एक्सपर्ट के पास जाते हो तो सीमेन काउंट हो जाता है। मैंने ये देखा है अपनी प्रैक्टिस में 20 साल की कि सब कुछ हो रहा है, लेडी को एक फॉर्मेशन की मेडिसिन दी जा रही हैं, सब कुछ हो रहा है, एक ट्यूबल चेकअप और एक सीमन एनालिसिस, बस वही नहीं हो रहा। बस मेडिसिन खिला रहे हैं, अल्ट्रासाउंड कर रहे हैं, एग रप्चर देख रहे हैं, साथ रहने को बोल रहे हैं, आईयूआई कर रहे हैं। तो बहुत छोटे छोटे पॉइंट है ना, वो मिस हो जाते हैं। तो अगर हम देख लें कि सीमेन काउंट अच्छा है, या फिर कभी कभी स्मोकिंग या अल्कोहल की जो अगर वो है तो हमने एंटीऑक्सीडेंट्स दे दिए, विटामिन दे दिए, फर्टाइल पीरियड समझा दिया, कंसीव हो गया। और अगर ट्यूबल ब्लॉकेज है, यंग कपल है, या सीमेन काउंट बहुत लो है, तो एंटीऑक्सीडेंट्स मेडिसिन देते हैं, तो उनको हो सकता है अर्ली आईवीएफ की जरूरत पड़े। हमारे जो सोसाइटी है उसके अंदर मिथ ये है कि आईवीएफ इज द लास्ट ऑप्शन, या इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के पास तो हम लास्ट में जाएंगे, पहले हम नॉर्मल अपनी फैमिली डॉक्टर को दिखा लें या इसको दिखा लें, तो उसमें वो मिस कर देते हैं। अब बहुत ज़्यादा मेडिसिन खा के अपनी हेल्थ ख़राब करते हैं, सोशल प्रेशर में आते हैं, बिकॉज ट्रीटमेंट ले रहे हैं, इलाज नहीं हो रहा, तो एक डिप्रेशन के शिकार होते हैं। तो जो मिथ है इसको दूर करना है कि अगर हम इनफर्टिलिटी से जूझ रहे हैं या सब फर्टिलिटी के क्राइटेरिया में, तो गो टू अ स्पेशलिस्ट, फिर आप चेकअप कराओ। हो सकता है खाली मेडिसिन से, काउंसलिंग से ही आप कंसीव कर जाओ। तो आईवीएफ का अदरवाइज क्राइटेरिया ये है कि अगर ट्यूबल ब्लॉकेज है या 3-4 साल मेडिसिन वगैरह या आईयूआई वगैरह ट्राई करने के बाद भी नहीं हो रहा है और आपकी रिपोर्ट्स ठीक हैं, ट्यूब्स खुली हैं और सीमेन काउंट भी ठीक है, अनएक्सप्लेन्ड है, फिर भी नहीं हो रहा, तो भी हम कई बार आईवीएफ का सहारा लेते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें हम कपल को बताते हैं कि आपको आईवीएफ रिक्वायरमेंट है, लेकिन ईच एंड एवरी कपल डज नॉट रिक्वायर एन आईवीएफ। वो भी एक स्पेशल क्राइटेरिया होता है कि मैरिज को क्या है। अगर मैरिज लेट हुई है, सपोज करो 30s के बाद हुई है, तो हम बोलते हैं कि 6 मंथ्स के अंदर हमें प्लान करना चाहिए। फिर AMH लेवल एक हार्मोन होता है, उसमें भी हम देखते हैं कि AMH अगर लो जा रहा है, जिसमें पता लगता है कि अंडे जल्दी खत्म हो जाएंगे, तो वी शुड यूज दिस एग्स कॉशियसली सो दैट कि इनका अपना जेनेटिक बेबी से पैदा हो जाए। तो उस जो हमारा हार्मोनल प्रोफाइल है, सीमन एनालिसिस, उसके क्राइटेरिया पे हम देखते हैं कि हम नेचुरल कंसीव करवा सकते हैं या थोड़ा सा असिस्टेंट चाहिए फर्टाइल पीरियड बता के उसमें साथ रह के, या आईवीएफ रिक्वायरमेंट है। तो ये पेशेंट टू पेशेंट डिपेंड करता है। अब ART का एक लॉबी आ गया है नया, जिसमें 50 ईयर्स की लेडी और 55 ईयर्स के जेंट्स तक का हम आईवीएफ कर सकते हैं। पहले ऐसे कोई एज लिमिट नहीं थी, पहले हम इससे बड़े लोगों का भी कर सकते थे, लेकिन अभी ये थोड़ा रिस्ट्रिक्शन हो गया है। तो बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि हर इंसान को आईवीएफ की रिक्वायरमेंट है अगर उसको इनफर्टिलिटी है तो। ऑब्वियसली। सो मैम, आपने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि आईवीएफ एक्चुअल में किन किन कंडीशंस में कराया जाता है, और ज़रूरी नहीं है कि हर पेशेंट को उसकी ज़रूरत हो। आपने एज का फैक्टर भी मेंशन किया था कि अब तो 50 के बाद के भी जो लोग हैं उनको भी जो आपने 50 तक, अप टू 50 तक, हाँ, वो हम करवा सकते हैं।
अगर हम आइडियल एज की बात करें, ऐसा भी कुछ होता है आईवीएफ कराने की कुछ आइडियल एज होती हो? इसीलिए तो मैं बोल रही हूँ कि आपको डायग्नोसिस पहले ही एट द अर्लीस्ट ही बना लेने चाहिए। सपोज करो कि आप यंग हो लेकिन आपकी ट्यूबल ब्लॉकेज है, तो ऑप्शन आईवीएफ ही है। आप लेप्रोस्कोपी भी कराते हो, पेट में आपके पियर्सिंग भी होती, मतलब लेप्रोस्कोपी में क्या होता है, इन्वेजिव प्रोसीजर है एक, है ना, तो ट्यूब ओपन कराते हो, लेकिन उसमें भी एक्टोपिक का रिस्क रहता है, इन्फेक्शन का रिस्क रहता है, अननेसेसरी का ऑपरेटिव प्रोसीजर है। ट्यूब खुलवाने की कोशिश करते हो तो कई बार ट्यूब दोबारा ब्लॉक हो जाती हैं। तो इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर लेप्रोस्कोपी, अगर ट्यूबल ब्लॉकेज है, क्योंकि लेप्रोस्कोपी एक तो पेनफुल भी है और उसमें भी उतना ही खर्चा आ रहा है जितना आईवीएफ में आ रहा है, तो व्हाई नॉट टू गो टू अ प्रोसीजर हु हैव अ हायर सक्सेस रेट, है ना। तो हमें ये देखना है कि अगर आप यंग एज है लेकिन कुछ ऐसा फैक्टर आ रहा है कि आईवीएफ की रिक्वायरमेंट है, तो जितनी यंग एज पे आप लोगे उतना ही अच्छा सक्सेस रेट रहेगा, उतना ही अच्छा आपका जो बच्चा है वो हेल्दी पैदा होएगा, है ना। और अगर आप लेट भी आ रहे हो तो फिर आपकी हार्मोनल प्रोफाइल ये सब देखी जा रही है कि शादी के कितने साल हो गए, तो भी आप आईवीएफ ले सकते हो। लेकिन जितनी अच्छी एज पे ले लोगे, जितनी जल्दी ले लोगे, तो आप अपनी बॉडी को कम हार्म करोगे। लोगों को लगता है कि आईवीएफ के इंजेक्शन से हमारी बॉडी को कुछ हार्म हो जाएगा, लेकिन ये आईवीएफ के इंजेक्शंस कितने दिन लगते हैं? ओनली 15 डेज। ठीक है, और आपको एक अच्छा बच्चा मिल जाता है। और जो आप 4 साल 5 साल हर 5वें दिन दवाइयाँ खाते हो और स्ट्रेस में आते हो, उससे आपकी बॉडी को ज्यादा हार्म होता है, है ना। तो हमें ये समझना है कि हमें चीजों को स्मूथली चलाना है, जिस चीज की रिक्वायरमेंट है उसको एक्सेप्ट करना है कि या वी डू रिक्वायर दिस थिंग एंड वी शुड गो अहेड विद दिस। डिनाइल में नहीं रहना है, अगर आपको डिनाइल में या फियर फैक्टर में नहीं रहना। और दूसरा एक फियर फैक्टर होता है, इट्स अ वेरी पेनफुल प्रोसीजर। ये चीज बहुत कॉमन सुनी जाती है। तो जब आईवीएफ स्टार्ट हुआ था ना इन 1979, तब क्या था कि नया नया शुरू हुआ था, इंजेक्शंस भी इंट्रामस्कुलर थे और इंजेक्शंस 2 महीने पहले लगना स्टार्ट हो जाते थे। मतलब जब आपको कंसीव करना है उसके 2 महीने पहले? हाँ, लॉन्ग प्रोटोकॉल था। लॉन्ग प्रोटोकॉल में पहले ओवरीज को सप्रेस करते थे और उसके बाद ओवरीज को स्टिमुलेट करते थे और बड़े नीडल वाले से, मतलब कि इंट्रामस्कुलर इंजेक्शंस लगते थे और सक्सेस रेट भी कम था। तो ये वो वाला जो क्राइटेरिया चला आ रहा है, वो वाला फियर फैक्टर किसी ने कराया होगा जैसे, तो वो वाला जैसे होता है ना कि एक ने दूसरे को बताया कि ऐसे, लेकिन आजकल माउथ टू माउथ चीजें फैलती हैं और वो मिथ्स, फिर आपको ये तो पता है मिथ्स में 1-2 चीजें अपनी और जुड़ जाती है कि रेस्ट होता है, ये होता है, वो होता है, 9 महीने बेड से नहीं उठना, इतने सारे मिथ्स इंडिया में हो गए हैं ना। तो अभी आईवीएफ इज अ वेरी स्मूथ एंड वेरी टोटली पेनलेस। अभी सिर्फ आपको 10 to 12 डेज इंजेक्शंस लगने हैं, और वो भी जैसे इंसुलिन के इंजेक्शंस लगते हैं ना, सबक्यूटेनियस, पतली सी नीडल से, आपको पता भी नहीं लगना कि इंजेक्शन आपको लग गया है। अच्छा, पेनफुल भी नहीं होता? पेनफुल नहीं होता अब। और आपको खाली 15 डेज इंजेक्शन लगने हैं और आपको 20th या 21st डे एम्ब्रियो ट्रांसफर करके, हम रेस्ट तो बोलते हैं क्योंकि इंडियन जो सोसाइटी है इसके अंदर फीमेल को बहुत ज्यादा हैवी वर्क भी करना पड़ता है। फॉरेन कंट्रीज या फॉरेन लिटरेचर में रेस्ट नहीं बताया, लेकिन फॉरेन कंट्रीज में कोई भी बाल्टी नहीं उठा रहा है, कोई आटा नहीं गूंद रहा है, कोई कुकर वुकर नहीं कर रहा है झटके का। इंडियन फीमेल्स इन सब चीज़ों में एंगेज होती है ना, तो इसलिए हम रेस्ट बोलते हैं कि गलती से कुछ ऐसा ना हो जाए। एब्सोल्यूट बेड रेस्ट नहीं होता, आपको हैवी एक्सरसाइज या स्ट्रेनस एक्सरसाइज नहीं करनी होती और हैवी एक्टिव रहना है। हाँ, वेट लिफ्टिंग वगैरह ये सब नहीं करनी होती। आप बैठिए, 15 डेज आप कुछ भी लिटरेचर पढ़िए, सूदिंग म्यूजिक सुनिए, स्ट्रेस फ्री रहिए, 15 डेज में आपका रिजल्ट आ जाता है। बिल्कुल, लाइक यू सेड कि क्या क्या जो एज फैक्टर आपने भी मेंशन किया कि एज फैक्टर इतना इंपॉर्टेंट है, जितना आप जल्दी करवा लेते हो उतना आपके लिए हेल्पफुल है। थोड़ा इस पे मुझे क्लैरिफिकेशन चाहिए था, मिनिमम एज आईवीएफ कराने की क्या होती है? जो मिनिमम एज है ना आईवीएफ कराने की, ऐसा कुछ नहीं है। अगर मैरिड कपल है और उसको रिक्वायरमेंट है तो 22, 23, 25 पे भी आप ले सकते हो और आपका बहुत मार्वलस, जितना यंग एज पे आप लोगे उतना ही बेहतरीन और जल्दी सक्सेस आपको मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि उनको, मतलब कि अगर ट्यूबल ब्लॉकेज है ऐसी कोई चीज़ होनी चाहिए। लेकिन अगर यंग कपल है और जस्ट उनको फर्टिलिटी में इसलिए प्रॉब्लम आ रही है कि उनको फर्टाइल पीरियड मालूम नहीं है या ओव्यूलेशन नहीं हो रहा, तो हम क्या करते हैं कि जस्ट 5 डेज की मेडिसिन देखते हैं, ओव्यूलेशन स्टडी करते हैं और उनको एक फर्टाइल पीरियड एक्सप्लेन कर देते हैं और विटामिन दे के भेज देते हैं, तो वो सेल्फ कंसीव भी कर लेते हैं। वाओ,
हाँ, ऐसे केसेस भी होते हैं मोस्टली तो ऐसे ही होते हैं। आईवीएफ इतने ज्यादा नहीं होते हैं। एक फर्टिलिटी एक्सपर्ट जो होता है वो 50 to 60% केसेस अगर यंग कपल आता है उनको सेल्फ कंसेप्शन की काउंसलिंग ही करता है और मेडिसिन ही देके भेजता है। जिन कपल को लेकिन अब हो क्या रहा है कि फर्टिलिटी एक्सपर्ट के बाद आई 12 साल बाद रहे हैं। कि शादी को ऑलरेडी 12 साल हो गए, क्योंकि यहाँ पे मिथ है ना कि लास्ट ऑप्शन है। और जो यंग कपल्स आ जाते हैं जो एजुकेटेड हैं, जिनको नॉलेज है कि वी शुड गो टू अ फर्टिलिटी एक्सपर्ट, वो तो विदाउट मेडिसिन या विटामिन से ही कंसीव कर रहे हैं। वाओ। लेकिन जो पुराना वाला जो वो है कि जो सोचता है कि लास्ट में जाना चाहिए, जो इतना एजुकेटेड नहीं है या जिसको किसी ने काउंसलिंग नहीं किया या जिसको किसी ने ऐसे बोल दिया ये पेनफुल प्रोसीजर है, डरा दिया है, वो फिर आता है अल्टीमेटली लेता है आईवीएफ, लेकिन लेट एज पे लेता है। अगर आप लेट एज पे लोगे तो हो सकता है आपको मल्टीपल चांसेस पे जाना पड़े। कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं? कॉम्प्लिकेशन आईवीएफ में अब नहीं बचे हैं, बिकॉज जो ड्रग हैं वो ऐसे डिवाइस हो गए हैं जो बिल्कुल सेफेस्ट है। और अगर आप अच्छे हाथों में हो तो आईवीएफ का कोई कॉम्प्लिकेशन ऐसा सच नहीं है। पहले होता था जैसे लॉन्ग प्रोटोकॉल या पहले पीसीओएस में ओएचएसएस वगैरह के चांसेस वगैरह होते थे। आजकल सेफेस्ट ड्रग्स हमने डिवाइस कर लिए हैं साइंटिस्ट ने, तो उनका कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। ओके मैम, आपने ना अभी एम्ब्रियो के बारे में बात की थी, तो मुझे ये भी जानना था कि जब आईवीएफ का प्रोसेस करते हैं तो कितने एम्ब्रियो ट्रांसफर किए जाते हैं फीमेल की बॉडी में? देखो, जो रीसेंट क्राइटेरिया है उसमें तो 2 एम्ब्रियोज का ट्रांसफर आजकल आ गया है एआरटी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग। और पहले क्या होता था कि पहले डे 3 एम्ब्रियो ट्रांसफर भी करते थे, और ब्लास्टोस पहले ऐसे कुछ नहीं था, तो पहले 3 भी, अगर डे 3 है तो 3 एम्ब्रियोज ट्रांसफर भी कर दिया जाता था। ब्लास्टोसिस तो शुरू से 1 या 2 ही ट्रांसफर किए जाते हैं। तो अभी जो क्राइटेरिया है उसमें हम 2 से ज़्यादा कर ही नहीं सकते हैं। ओके। ऑल्सो आप ना बहुत ज़्यादा आपने बताया मिथ्स बहुत ज़्यादा है आईवीएफ को लेकर, और आपने कुछ मिथ्स भी बताया कि सबसे लास्ट ऑप्शन मानते हैं लोग आईवीएफ को। एक मिथ ये भी बोला जाता है अगर जो लोग जो कपल्स हैं वो आईवीएफ कराते हैं तो उनको ट्विंस होते हैं, ट्रिपलेट्स होते हैं, ये बात कितनी सही है? देखो, अब ट्रिपलेट्स का तो हट ही गया क्राइटेरिया, क्योंकि एम्ब्रियो ट्रांसफर ही 2 ही हो रहे हैं। तो रेयर सर्कमस्टांसेस में 2 एम्ब्रियो ट्रांसफर करने के बाद अगर एक एम्ब्रियो अंदर जाके डिवाइड हो गया तो ट्रिपलेट, तो ये रेयर हो गया। अब ट्रिपलेट तो अब हट गया, बिकॉज 2 ही एम्ब्रियो ट्रांसफर कर रहे हैं हम ब्लास्टोसिस स्टेज के। ट्विंस तो कपल खुद ही डिमांड करते हैं। अच्छा, कि जब हम पैसा खर्च कर रहे हैं, इंडिया में जो मेंटालिटी है कि जब हम पैसा खर्च कर रहे हैं तो हमारी फैमिली कंप्लीट हो जाए। हाँ। जो सेकेंडरी इनफर्टिलिटी के पेशेंट्स हैं, जैसे जिनको ऑलरेडी एक बच्चा है और दूसरे बच्चे में तकलीफ हो रही है, एक बच्चा उन्होंने कहा सेल्फ कंसीव हो गया और फिर उसके बाद कुछ तकलीफ हुई कि ट्यूब ब्लॉक हो गई या कुछ भी, हस्बैंड का स्पर्म काउंट कम हो गया उनको, तो वो ट्विंस डिमांड नहीं करते हैं। तो वो सिलेक्ट कर सकते हैं, वो सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफर करा सकते हैं। वो चॉइस पेशेंट की होती है, उनसे पूछ के डाले जाते हैं। ऐसे वी कैन नॉट ट्रांसफर द एम्ब्रियोस, हम पूछते हैं कि जब आप एम्ब्रियो ट्रांसफर करते हो तो ये चीज़ बहुत एक्साइटिंग है एक्चुअली। जब 2 जैसे ट्विंस होते हैं तो एक अगर लड़का हुआ एक लड़की हुआ, तो ये चीज़ें किन फैक्टर्स पे डिपेंड होती हैं? क्या हमेशा मोस्टली देखा जाता है ट्विंस लड़की होगी या लड़के होंगे, या ऐसा भी होता है ऑपोजिट जेंडर्स भी होते हैं? ये ना प्रोबेबिलिटी होती है। देखो, देयर आर मल्टीपल एम्ब्रियोज हमारे पास, तो उसमें से हम सेलेक्ट करते हैं कि कौन सा ब्लास्टोसिस्ट की मॉर्फोलॉजिकली अच्छा दिख रहा है। मॉर्फोलॉजिकल क्राइटेरिया होता है कि उनके सेल्स की शेप कैसी है, कितना एक्सपैंड हुआ है, और मतलब कि साइंटिफिक क्राइटेरिया होता है। लेकिन ब्लास्टोसिस्ट जब हम कोई भी एम्ब्रियो ट्रांसफर करते हैं तो वी डोंट नो एज अच्छा, ब्लास्टोसिस क्या होता है? लास्ट स्टेज का एम्ब्रियो होता है। ओके। मतलब आप कोई भी स्टेज का एम्ब्रियो ले लो, व्हेन वी आर ट्रांसफरिंग द एम्ब्रियोज, तो ना गायनेकोलॉजिस्ट को मालूम होता है ना ही एम्ब्रियोलॉजिस्ट को मालूम होता है कि ये ब्लास्टोसिस्ट बॉय बनेगा कि गर्ल बनेगा। हम तो जस्ट उसका मॉर्फोलॉजिकल क्राइटेरिया करके कर देते हैं ट्रांसफर। और एक बेटा एक बेटी होता है, वो 30% केसेस में ऐसा होता है कि एक बेटा बेटी है। 30% केसेस में ट्विन बॉयज भी हो सकते हैं और 30% में ट्विन गर्ल्स भी हो सकते हैं। सेम प्रोबेबिलिटी होती है, सेम प्रोबेबिलिटी होती है। ऐसा नहीं है कि हम सेलेक्ट कर सकते हैं या हम जानबूझ के ऐसे होता है, या किसी को एक बेटा बेटी चाहिए तो हम ऐसे दे सकते हैं। वो बाय चांस होता है, वो नेचुरल प्रोसेस है। उसमें किसी को मालूम नहीं होता कि बाद में जाके ये एम्ब्रियोज किस जेंडर में कन्वर्ट होंगे। ओके, सो डॉक्टर, अभी हमने जेंडर की बात की, अब हम थोड़ा आईवीएफ प्रोसेस में टाइम कितना लगता है, ट्रीटमेंट कैसे होता है, उस पर बात करते हैं। तो जो आईवीएफ का प्रोसेस होता है, इसका जो ट्रीटमेंट प्रोसेस है उसमें कितना टाइम लगता है और कैसे किया जाता है?
अभी मैंने बताया ना कि अब तो बहुत शॉर्ट ट्रीटमेंट आ गया, पहले लॉन्ग प्रोटोकॉल होती थी, अब तो शॉर्ट प्रोटोकॉल है। तो इसमें जैसे कपल आता है तो हम काउंसलिंग करते हैं, फिर हम ये देखते हैं कि कपल डायरेक्ट मतलब कि डायरेक्ट आया है या मल्टीपल साइकिल्स किसी सेंटर से फेल होके आया है, ऐसे भी कपल्स आते हैं, या कोई कॉम्प्लिकेशन है। अगर नॉर्मल है सारी रिपोर्ट्स तो हम फर्स्ट मंथ विटामिन वगैरह देके काउंसलिंग करके प्रोसीजर समझाते हैं, और नेक्स्ट मंथ से 15 डेज में प्रोसीजर कंप्लीट हो जाता है। पीरियड के सेकेंड डे से स्टार्ट होता है और 20th डे आपका एम्ब्रियो ट्रांसफर हो जाता है। 10-12 दिन इंजेक्शन लगते हैं, बीच में 5 डेज का गैप भी होता है विदाउट इंजेक्शन। ओके, तो मतलब सिर्फ 15 दिन का प्रोसेस रहता है और ज्यादा पेनफुल भी नहीं है, आपने बताया। मैंने कहा ज्यादा क्या, पेनलेस है, बिल्कुल पेनलेस है, बिल्कुल पेनलेस। वाओ, दिस इज समथिंग ग्रेट एक्चुअली। और जितने भी कपल्स हैं जो ट्राई कर रहे हैं बच्चे के लिए और उनको नहीं हो रहा, तो आई थिंक आईवीएफ एक उम्मीद है उनके लिए, होप है कहीं ना कहीं। आईवीएफ उम्मीद भी है और आईवीएफ एक बेस्ट ऑप्शन भी है, ये लास्ट ऑप्शन नहीं है, बिकॉज जितनी मेडिसिन आप 3-4 साल में खाते हो वो, उसका स्ट्रेस, जितने अल्ट्रासाउंड स्कैन्स आप कराते हो वो, जितना सोशल स्टिग्मा के थ्रू आप गुजरते हो वो, और जितना आप डिप्रेशन में जाते हो वो, उसको अगर हम एक तराजू के एक उसमें रखें, और दूसरा एक 15 डेज का प्रोसीजर है, अब इतना कॉस्टली भी नहीं है। आपका डिलीवरी सेंटर में किसी में जाओगे, उसमें जितना बिल बनता है उससे कम ही बिल बनता है आईवीएफ का। अच्छा, हाँ, मुझे ये भी जानना था कि ट्रीटमेंट का कॉस्ट क्या आता है, क्योंकि ये जो ऑडियंस है इनका सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे पहला क्वेश्चन ही रहता है कि तो मैं वही में बता रही कितना हूँ कॉस्ट कि तराजू के एक पलड़े में आप वो अपने 4 साल प्रेशियस 4 साल 5 साल 10 साल, हमारे पास 15 साल वाले लोग भी आ रहे हैं, तराजू के एक पलड़े में आप वो रखोगे और इतनी मोटी मोटी फाइल लेके आते हैं, इस डॉक्टर की उस डॉक्टर की, ये स्कैन, ये टेस्ट, वो टेस्ट, और लेप्रोस्कोपी, पेट कटवा लिया, लेकिन आईवीएफ नहीं कराएंगे। आईवीएफ में ना कट आ रहा है ना कुछ आ रहा है, आप ऑपरेट करा रहे हो लेकिन आप आईवीएफ नहीं करा रहे, क्या मिथ है ये, है ना। और जब आप ऑपरेट कराते हो किसी भी चीज को, तो भी तो आप कितना बेड रेस्ट पे और वजन नहीं उठाना, 6 महीने के रेस्ट पे जाते हो, तब आप आईवीएफ में ओनली 15 डेज का रेस्ट है, तो वहां रखोगे ना, तो वो आज कपल रो पड़ता है जब उसको प्रेगनेंसी आ जाती है ना, इतना इमोशनल हो जाता है कि 15 लाख मैं खर्च कर चुका हूँ छोटे छोटे इलाज पे, इतने साल में बर्बाद कर चुका हूँ, और ये इतना सिंपल प्रोसीजर था, और नाउ आई एम हैविंग 2 बेबीज और बेबी इन माय लैप। तो अगर आप दोनों को कंपेयर करोगे ना, ये लैक ऑफ नॉलेज है। हाँ, आई थिंक अवेयरनेस नहीं है आईवीएफ के बारे में, अवेयरनेस नहीं है आईवीएफ के बारे में, और मिथ्स इतने ज्यादा सर्कुलेट हो चुके हैं ना सोसाइटी में कि बहुत पेनफुल है, लास्ट ऑप्शन है, कॉम्प्लिकेटेड है बहुत ज्यादा। कभी कभी स्टिग्मा लगता है कि किसी को पेशेंट ना अगर आईवीएफ से कंसीव भी होता है तो दूसरे रिश्तेदार को नहीं बताता कि हमारा आईवीएफ से हुआ है, उनको लगता है, एम्बैरेस हो जाते हैं एक्चुअली वो लोग ज्यादा कि हमारा आईवीएफ से हुआ है। तो ये मिथ जब हट जाएगा ना, तो आप देखोगे इट्स अ वेरी स्मूथ प्रोसीजर, एंड इट्स अ नाउअडेज इट्स अ ब्यूटीफुल प्रोसीजर कि जस्ट 15 डेज में आपने एक प्रोसीजर लिया एंड यू कंसीव, तो कोई स्ट्रेस नहीं है, कुछ नहीं है। आई फील एक पॉइंट, एक कैच है यहाँ पे, अगर अवेयरनेस आईवीएफ के बारे में ज्यादा हो जाएगी तो जितने भी जो इश्यूज हैं फर्टिलिटी से रिलेटेड, कहीं ना कहीं वो चीज़ें सॉल्व होंगी, और जो कपल्स ट्राई कर रहे हैं, जो डिप्रेस हो जाते हैं, उनको बच्चा नहीं होता है, तो ये चीज़ें भी कहीं ना कहीं हमें काफ़ी कम देखने को मिलेंगी, और एक हैप्पी जो प्रेगनेंसी होती है ना, वो भी उसका रेट भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा आई फील। हाँ, ये हो जाएगा, क्योंकि जब मिथ्स हट जाएंगे ना दिमाग से कि पेनफुल है, लॉन्ग प्रोसीजर है या फेलियर है। हाँ, आईवीएफ में फर्स्ट साइकिल में 80% 85%, और अगर आपकी यंग एज है तो इतना सक्सेस रेट क्या रहता है इसका? मतलब अगर आप यंग एज पे आ जा रहे हो, शादी के 1-2 साल बाद ही आ जा रहे हो, 25, 26, 28 की एज पे आ जा रहे हो, तो 100 अगर हम केसेस कर रहे हैं तो 80-85% पेशेंट्स फर्स्ट गो में कंसीव कर जाते हैं। अगर आप 35 इयर्स के बाद आते हो तो थोड़ा सा ये होता है, 60-70% कर जाते हैं, और अगर आप लेटर एज पे आते हो तो आपको मल्टीपल साइकिल्स पे जाना पड़ता है। अगर आईवीएफ फेल हो जाता है, उन कंडीशंस में क्या करते हैं? उन कंडीशंस में देखा जाता है कि किस वजह से ये फेल हो सकता है। क्या पेशेंट का यूट्रस ठीक था, यूट्राइन चेकिंग की जाती है, हिस्टोस्कोपिक एग्जामिनेशन किया जाता है कि यूट्रस में कुछ ऐसा फैक्टर तो नहीं था कि जिससे इम्प्लांट नहीं हुआ हो, और एंटीऑक्सीडेंट्स और स्ट्रेस मैनेजमेंट बताई जाती है। ज़्यादातर मैंने देखा आईवीएफ फेल होता है स्ट्रेस की वजह से। अच्छा, अगर पेशेंट को स्ट्रेस आ गया, यार हमने इतना प्रोसीजर लिया, सक्सेस होगा कि नहीं होगा, और उसका दिमाग चल रहा है,
तो स्ट्रेस से जो हमारे ब्रेन से हार्मोन्स निकलते हैं ना, एड्रेनलिन, नॉन एड्रेनलिन, आपने देखा होगा कि कभी भी हमें कोई स्ट्रेस होता है तो हमारा सिर भारी हो जाता है, बॉडी ऐसे वीक लगती है, हार्ट बीट इंक्रीज हो जाती है। तो ऐसे यूट्राइन प्रेशर और यूट्रस को भी इफेक्ट करते हैं और यूट्राइन कंट्रैक्शन स्टार्ट हो जाते हैं स्ट्रेस की वजह से, और वो हार्मोन्स जो होते हैं ना वो इम्प्लांटेशन को नेगेटिवली इम्पैक्ट करते हैं। ओके। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट हमारे सेंटर में तो हमारा मेन क्राइटेरिया होता है कि पेशेंट को काउंसलिंग करना, और स्ट्रेस बिल्कुल ना हो उसको स्ट्रेस से, मतलब हम डेली से बात करते हैं कि कोई स्ट्रेस तो नहीं है और ये सिंपल प्रोसीजर है और आप ये कर सकते हो, उसका फियर फैक्टर सारे हटाना। अगर आप एक ऐसे सेंटर, आजकल बहुत सारी चेन्स भी खुल गई है ना, और उन चेन्स में क्या होता है कि डॉक्टर पेशेंट इंटरेक्शन कम है, काउंसलर की आज स्टार्ट हो गई, इस डोर से उस डोर जाओ, अब उस वाले फ्लोर पे चले जाओ, और पेशेंट को लग रहा है पता नहीं मेरे साथ तो क्या ही हो रहा है। तो आपको एक ऐसे सेंटर चूज जरूर करना चाहिए जहाँ पे एक अच्छा काउंसलर हो, डॉक्टर के साथ इंटरेक्शन अच्छा हो, आप क्वेश्चंस पूछ सकते हो। अगर आपका स्ट्रेस मैनेजमेट हो गया तो सक्सेस रेट इज वेरी गुड। आई फील अगर आप अपने डॉक्टर के साथ ज्यादा कंफर्टेबल हैं तो भी ये जो प्रोसेस है काफी स्मूथ हो जाता है। तो हाफ बैटल तो आप तभी जीत जाते हो, क्योंकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है कि यू विल कंसीव, और जब आपका कॉन्फिडेंस आ जाता है तो वो सक्सेस अपने आप अचीव कर लेता है। आई थिंक एक पॉजिटिव डॉक्टर ना पेशेंट की लाइफ कंप्लीटली चेंज कर देता है। हाँ, आप किसी भी चीज कहीं पे भी जाओ, अगर आपको एक पॉजिटिव पर्सन मिल रहा है और अगर आपकी सारे क्वेश्चंस सॉल्व कर रहा है तो यू विल फील हैप्पी, एंड व्हेन यू आर हैप्पी आपकी बॉडी भी रिलैक्स्ड फील करेगी, और एक रिलैक्स्ड बॉडी में ही एक अच्छा सक्सेस रेट या आईवीएफ का सक्सेस रेट आप अचीव कर सकते हो। कोई भी चीज हो, आपने देखा होगा कि जैसे कैंसर पेशेंट्स भी होते हैं, एक ही टाइप का कैंसर है ना, आपकी विल पावर इंक्रीज हो रही है, अगर आपको लग रहा है ये डॉक्टर मुझे ठीक कर देगा, और आपके अंदर विल पावर आ गई कि आई विल गेट ट्रीटेड और मैं बिल्कुल क्योर हो जाऊंगी, हाँ, तो वो ठीक हो जाता है। और अगर आपको लग रहा है कि यार यहाँ पे तो ये भी मर गया ये भी मर गया, अच्छा नहीं हो रहा, या आपको केटर नहीं किया जा रहा, आपकी विल पावर डाउन हो रही है, तो इवन इफ आपकी स्टेज अर्ली है तो हो सकता है आप वो बैटल लूज कर दो। तो किसी भी चीज में, कोई भी प्रोसीजर हो, चाहे आईवीएफ हो, चाहे डिलीवरी हो, या कोई सर्जिकल प्रोसीजर हो, या आप कहीं शॉपिंग ही करने जाओ यार आपको कोई अच्छे से केटर करता है ना, कॉन्फिडेंस आता है और आपको चीजें भी पसंद आने लगती हैं। कई बार आपको कोई चीज पसंद आ रही होती है और आपको सेल्समैन अच्छा नहीं मिला है ना, तो आप कहते हैं मुझे नहीं लेनी, इस दुकान से तो लेनी नहीं है ना। तो अंदर की जो बॉडी है ना, बॉडी भी ऐसे एक्ट करती है। इफ यू आर कंफर्टेबल और आपको अंदर से कॉन्फिडेंस आ गया, यस आई विल कंसीव, तो यू विल डेफिनेटली कंसीव, क्योंकि बहुत सारी चीजें हिडन है बॉडी में। कोरोना में आपने देखा था, कोरोना में जो लोग बहुत ज्यादा फियर फैक्टर में आ गए थे, देखना वही कॉम्प्लिकेट हुए थे, वही वेंटिलेटर पे गए थे। जो कूल एंड काम रहे थे और कि नहीं कुछ नहीं होगा, और जस्ट तो सही टाइम पे जिन्होंने सही एक्शन लिया, नहीं एक ही वायरस था ना, तो उसमें आपने देखा होगा कि जो बहुत ज्यादा डर रहे थे ना कि हो ये तो बहुत ही खतरनाक है, वहां इतने लोग मर गए, इतने लोग मर गए, तो वो कॉम्प्लिकेट हुए थे। और उसमें एक ही वायरस ने किसी को तो बिल्कुल सिम्टम्स नहीं दिए, किसी को माइल्ड सिम्टम्स दिए, और कोई वेंटिलेटर पे पहुंचा और कोई डेथ बेड पे ही पहुंच गया। तो इसमें आपकी जो बॉडी कैसे रिएक्ट कर रही है, आपके इमोशंस के साथ भी आपके हार्मोन्स, आपके साइटोकाइन्स और केमिकल्स निकलते हैं। अगर आपकी बॉडी शांत है, आपके अंदर आपका डॉक्टर से रेपो अच्छा है, आप कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो, तो आपका सक्सेस रेट भी इम्प्रूव होता है और स्ट्रेस कम होता है। हाँ, सो मतलब कहने का मतलब है इसका सक्सेस रेट है वो कहीं ना काफी अच्छा है, मतलब 80 to 85% हम मान सकते हैं, अच्छा सक्सेस रेट है। ओके, ऑल्सो मैम आई थिंक लाइक यू सेड कि मिथ्स बहुत हैं इससे अराउंड आईवीएफ के अराउंड। तो एक मिथ बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है कि अगर कोई फीमेल आईवीएफ कराती है तो उनको मेनोपॉज जल्दी आ जाता है, ये कितना सही है? नहीं, अगर कोई फीमेल इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट में आईवीएफ लेट करा रही है, आईवीएफ की वजह से मेनोपॉज नहीं आता। ओके, बिकॉज ऑफ इनफर्टिलिटी मेनोपॉज क्यों जल्दी आ रहा है? क्योंकि फीमेल आईवीएफ करा ही नहीं रही है। फीमेल पहले 10 साल तक ओव्यूलेटेड ड्रग्स खा रही है, लेट्रोज खा रही है, क्लोमिफेन खा रही है, हर महीने वो अंडे बनने की दवाई खा रही है, फिर अल्ट्रासाउंड करा रही है, फिर वो दूसरे डॉक्टर के पास जा रही है, वो डॉक्टर नाम चेंज करके वही अंडे बनने की दवाई, तो उनके अंडे वेस्ट हो रहे हैं हर महीने। वो आईवीएफ पे डायरेक्ट जा ही नहीं रही है, वो 10 साल तक पहले अपने अंडे वेस्ट कर रही है। और आजकल तो ऐसी नौबत आ रही है कि आप आईवीएफ पे जा नहीं रहे हो, आप
अंडे बिल्कुल खत्म करके आते हो, AMH 0.1 0.2 लेके आते हो हमारे पास, एंड देन वी हैव टू टेक डोनर एग्स। तो बिकॉज ऑफ IVF एग्स वैनिश नहीं हो रहे, बिकॉज ऑफ लॉन्ग इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट, रॉन्ग ट्रीटमेंट एग वैनिश हो रहे हैं और जल्दी मेनोपॉज हो रहा है। अगर आप एक अर्ली स्टेज पे ही IVF ले लेते हो ना, तो आप बिल्कुल नॉर्मल रहोगे, आपका नॉर्मल मेनोपॉज ही आएगा। लेकिन आप 10-12 साल दूसरी एग्स फॉर्मेशन की मेडिसिन, स्टिमुलेटेड ड्रग्स खाओगे और फिर एंड में आप IVF कराते हो, उससे आपको बच्चा हो जाता है, तो आप कोरिलेट IVF के साथ कर लेते हो। एग्जैक्टली, वो मिसकम्युनिकेशन हो जाता है। हाँ, कहीं ना कहीं आप ये सोचते नहीं कि 10 साल तक हमने वो मेडिसिन खाई थी, इस वजह से हमको ये मेनोपॉज हो रहा है। एग्जैक्टली मैम, आपने ना अभी डोनर एग्स की बात की थी, तो डोनर एग्स का थोड़ा कॉन्सेप्ट समझाइए कि कैसे, क्या क्राइटेरिया होता है, कैसे मिलता है। डोनर एग्स जो होते हैं ART बैंक्स हैं। ओके। तो ART बैंक से को कांटेक्ट करना पड़ता है फॉर डोनर एग्स। और क्राइटेरिया इसमें ये है कि अगर आपका AMH लेवल, LHFSH लेवल, ये सब चेक किया जाता है। अगर वो लो है तो, और फिर एंट्रल फॉलिकुलर काउंट भी देखते हैं कि वो कम है और आपके एग्स नहीं बन पा रहे, या कई बार आपका IVF हुआ है, उसमें एग की क्वालिटी अच्छी नहीं है, एम्ब्रियो अच्छा क्रिएट नहीं हुआ है, तो पेशेंट को डोनर एग सजेस्ट किए जाते हैं। ओके। और कितना टाइम लग जाता है डोनर एग्स मिलने में? सेम। अच्छा, तुरंत मिल जाते हैं? अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा है। 15 डेज का ही प्रोसीजर है, ऐसा नहीं कि डोनर एग मिलेंगे या ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है, सेम प्रोसीजर है। इवन जो डोनर एग का प्रोसीजर है वो और सिंप्लीफाइड है, उसमें आपको ये 15 डेज इंजेक्शंस भी नहीं लेने पड़ते हैं। डॉक्टर, हमने अभी IVF को बहुत अच्छे से समझा कि IVF किन कंडीशंस में कराया जाता है और क्या क्या उसके कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, सक्सेस रेट क्या है और क्या क्या प्रिकॉशंस हैं जो लेने की ज़रूरत है। अब हम थोड़ा बात करते हैं रिस्क फैक्टर्स की। क्या कुछ ऐसे रिस्क फैक्टर्स भी एसोसिएटेड हैं IVF से? एज सच अभी जो प्रोसीजर है वो इतना सिंप्लीफाइड हो गया है। मैंने आपको पहले भी अभी डिस्कस किया था कि पहले जो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम PCOS के पेशेंट होते थे, उन पेशेंट्स में IVF की कॉम्प्लिकेशन आया करती थी। उसमें ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम वगैरह हुआ करता था। तो उसमें जब हम ट्रिगर लगाते थे ना, वो इंजेक्शन होता था HCG, उसकी वजह से, वो ट्रिगर्स की वजह से उनको हाइपर स्टिमुलेशन होता था। अभी जो इंजेक्शंस डेवलप हो गए हैं वो शॉर्ट लाइफ इंजेक्शंस हैं। आपको आज बॉडी में दिए तो वो 24 आवर्स के अंदर ही आपके यूज होके बॉडी से एक्सक्रीट हो जाते हैं, जितना भी उनको असर करना होता है। दूसरा जो आपको लास्ट इंजेक्शंस जो होता है, जिसमें हम एग्स को प्रिपेयर करते हैं, जो लास्ट इंजेक्शन होता है, तो वो वाला इंजेक्शन बिल्कुल चेंज हो गया है प्रोटोकॉल में। तो अभी IVF की कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, बिकॉज इंजेक्शंस बहुत ज़्यादा इम्प्रूव्ड हो गए हैं, हाईली प्यूरिफाइड हो गए हैं। तो आजकल तो कोई कॉम्प्लिकेशन ऐसे देखी नहीं जाती। हाँ, लेकिन एक्सपर्ट का होना और एक अच्छी फर्टिलिटी एक्सपीरियंस्ड स्पेशलिस्ट का होना बहुत ज़रूरी है। हम किसी माइनर से प्रोसीजर में भी नहीं सोच सकते कि इसमें कॉम्प्लिकेशन होगी कि नहीं होगी। लेकिन वैसे देखा जाए तो अगर आप अच्छे सेंटर में जाते हो तो IVF की कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। ओके। अभी आपने बताया था PCOS वाले जो पेशेंट्स होते थे पहले, उनमें कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलते हैं। एक कंडीशन होती है एंडोमेट्रियोसिस। तो जिन फीमेल्स को एंडोमेट्रियोसिस की प्रॉब्लम होती है, उनमें IVF सक्सेसफुल हो जाता है? उनमें IVF ही सक्सेसफुल होता है। ओके। तो उनके लिए सिर्फ एक ही सोल्यूशन है? ऐसा नहीं है। कभी कभी तो एंडोमेट्रियोसिस आपको पता ही नहीं होता कि आपको एंडोमेट्रियोसिस है, या चॉकलेट सिस्ट है, आपके 2-3 बच्चे भी होते हैं, है ना। तो ये किस लेवल की एंडोमेट्रियोसिस की भी स्टेज होती है, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4, किस लेवल की एंडोमेट्रियोसिस है, और एंडोमेट्रियोसिस आपको किस एरिया में है ना, और उसके क्या सिम्टम्स आ रहे हैं। अगर तो आपको चॉकलेट सिस्ट बन रहे हैं बड़े बड़े, और या फिर आपकी ट्यूब्स ब्लॉक हो गई हैं एंडोमेट्रियोसिस के कारण, या तो किस ग्रेडिंग की एंडोमेट्रियोसिस है। तो अगर एंडोमेट्रियोसिस के कारण आप कंसीव नहीं कर पा रहे हो तो IVF से आप कंसीव कर सकते हो। ओके। ऑल्सो डॉक्टर, कई बार क्या होता है, काफ़ी ऐसी फीमेल्स होती है जिनको मिसकैरेजेस होते हैं और मल्टीपल मिसकैरेजेस होते हैं। अगर किसी फीमेल को मल्टीपल मिसकैरेजेस के केसेस देखने को मिलते हैं, तो क्या उनको नेचुरली कंसीव करना चाहिए या IVF उनके लिए एक सोल्यूशन हो सकता है? देखिए, अगर मल्टीपल मिसकैरेजेस हो रहे हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्यों हो रहे हैं मिसकैरेज। क्या कोई यूट्रस में कोई प्रॉब्लम है, सेप्टम है, फाइब्रॉइड है, या कुछ पॉलिप है, या कुछ भी है, या फिर क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी है बच्चे में, बच्चे को जो मिसकैरेज है उसका टेस्ट कराया जाता है, या कोई आपको ऑटोइम्यून डिसीज है, आपका ब्लड एक्सेप्ट नहीं कर रहा है प्रेगनेंसी को, या कोई जेनेटिक प्रॉब्लम की वजह से हो रहा है, तो पहले कारण ढूंढा जाता है। अगर आपको मिसकैरेज है तो IVF सोल्यूशन नहीं है, तो हमें यूट्रस चेक करना है, ये सब करना है।
अगर क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी की वजह से हो रहा है तो आईवीएफ सॉल्यूशन है विद डोनर एग्स, कि कहाँ से वो क्रोमोसोम ट्रांसमिट हो रहा है और रिजेक्ट हो रहा है। नहीं तो मिसकैरेजेस में सरोगेसी जो है ना वो ऑप्शन फिर दी जाती है, नॉट एन आईवीएफ। मतलब अगर मिसकैरेजेस की, मल्टीपल मिसकैरेजेस की आपकी हिस्ट्री रही है तो सरोगेसी जो है वो ऑप्शन बेटर होता है, क्योंकि वो यूट्राइन प्रॉब्लम है ना आपका, मिसकैरेज हो रहे हैं बार बार। अगर आपके 5-6 मिसकैरेज हो चुके हैं तो ये कहीं ना कहीं यूट्राइन प्रॉब्लम है या कोई और प्रॉब्लम है। मैंने बोला ना कि अगर आपके एग में प्रॉब्लम है या कहीं से रॉन्ग क्रोमोसोम ट्रांसमिट हो रहा है तो एक आईवीएफ विद डोनर चीज़ें यूज़ कर हम कर सकते हैं, कि आइदर डोनर सीमेन जहाँ से भी आपका क्रोमोसोम ट्रांसमिट हो रहा है। अदरवाइज मिसकैरेजेस में आईवीएफ इज नॉट एन ऑप्शन। एक्टोपिक प्रेगनेंसी में आईवीएफ ऑप्शन है। एक एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है कि ट्यूबल प्रेगनेंसी, कि बच्चा ट्यूब में ठहर गया बार बार, बच्चा और ट्यूब फट रही है, बच्चा नीचे यूट्रस में नहीं ठहरा, तो उसमें एक आईवीएफ बेस्ट ऑप्शन है। डॉक्टर, हमने अभी जो मिसकैरेजेस वाले केसेस थे वो भी डिस्कस कर लिए हैं। नाउ आई वांट टू नो फ्रॉम यू, कई बार ऐसा भी होता है कि फीमेल्स थोड़ा कंफ्यूज रहती हैं ये सोच के कि जब उनको आईवीएफ का ट्रीटमेंट लेना है उससे पहले उनकी लाइफस्टाइल कैसी होनी चाहिए, क्या चेंजेस करने हैं, आईवीएफ ट्रीटमेंट के बाद उनको अपनी लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस करने हैं। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं वो थोड़ा एक्सप्लेन करिए। ये तो हम अपने सेंटर में बहुत अच्छे से समझाते हैं हर पेशेंट को, नॉट ओनली फीमेल, इवन हम पूरे कपल को ही समझाते हैं कि लाइफस्टाइल में क्या चेंज करना है। और कभी कभी हम फैमिली काउंसलिंग भी करते हैं। तो हमें देखना है कि उनका फैमिली एनवायरनमेंट कैसा है, वेदर दे आर इन स्ट्रेस या फिर कोई सोशल स्टिग्मा या फैमिली प्रेशर है। सबसे पहले तो वो हटाना जरूरी है, क्योंकि अगर फीमेल पे प्रेशर होगा कि हम इतने पैसे खर्च करके तेरा आईवीएफ करा रहे हैं, या बहुत बार कपल्स आते हैं जिनकी शादी के ऊपर बात आ जाती है कि अगर नहीं हुआ ना कंसीव, हम पैसे करा रहे हैं तो फिर हम दूसरा शादी कर लेंगे ये। तो सबसे पहले तो वो हमें देखना होता है। हमेशा एक वुमेन को दोष दिया जाता है। हाँ, इंडिया में ऐसे ही है कि हमेशा इवन इफ द हस्बैंड इज एजोस्पर्मिक, उसके स्पर्म में दिक्कत है, फिर भी सफर फीमेल ही करती है। दे डोंट एक्सेप्ट, द फैमिली डोंट एक्सेप्ट। तो हमें देखना होता है कि स्ट्रेस वाला एनवायरनमेंट तो नहीं है, और अगर फैमिली काउंसलिंग की जरूरत है तो हम वो करते हैं कि जैसे कपल स्ट्रेस फ्री हो जाए। तो आईवीएफ से पहले स्ट्रेस फ्री होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा, आईवीएफ से पहले हम विटामिन डेफिशिएंसीज जो हैं वो देखते हैं कि कोई विटामिन डेफिशिएंसी तो नहीं है, तो उसको रेक्टिफाई करते हैं कि बॉडी आपकी स्ट्रीमलाइन हो जाए। तीसरा, फूड हैबिट्स कैसी हैं, स्लीपिंग हैबिट्स कैसी हैं आपकी, उसको रेक्टिफाई करते हैं। बहुत ज़्यादा जंक तो नहीं खाते हैं आप, और स्मोकिंग, अल्कोहल या फिर कोई और ड्रग इंटेक तो नहीं है, उसको रेक्टिफाई किया जाता है सो दैट कि जो भी हमारे गैमेट्स निकलें वो अच्छे निकलें। और उनको रेक्टिफाई करने के लिए विटामिन्स वगैरह, जो भी सप्लीमेंट्स वगैरह देने हैं वो देने हैं। और हमारे सेंटर में पर्टिकुलरली इट्स नॉट रिटन इन द यूरोपियन और अमेरिकन गाइडलाइंस, लेकिन हमारे सेंटर में पर्टिकुलरली हम देखते हैं कि अगर हम लाइट फूड इनटेक करें और हेल्दी डाइट इनटेक करें, एंटीऑक्सीडेंट्स रिच डाइट इनटेक करें, तो सक्सेस रेट बढ़ता है। हस्बैंड को स्मोकिंग वगैरह बंद करते हैं, अल्कोहल बंद करते हैं, अगर वो इंटरनेट का ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं तो वो, क्योंकि फ़ोन से भी रेडिएशन निकलती है, फ़ोन अगर पॉकेट में रख रहे हैं तो भी स्पर्म जो है वो इफेक्ट होते हैं। इनफर्टिलिटी, स्टेरिलिटी में भी आपकी इनफर्टिलिटी बढ़ती है उससे। Oh God. आपने नोटिस नहीं किया शायद कि पिछले 10-15 जब से फोन आया तब से ज्यादा इनफर्टिलिटी राइज हुई। इसके केसेस ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। मेल इनफर्टिलिटी बहुत राइज हुई है ना, क्योंकि वो थाइस पे लैपटॉप रख के चलाते हैं, फोन का इस्तेमाल करते हैं ज्यादा। तो इन सब चीज़ों को हम बताते हैं कि बहुत ज़्यादा गर्म पानी से मत नहाइए, ये प्रिकॉशन रखिए। फिर डाइट हेल्दी करते हैं। जब आईवीएफ हो जाता है तो लाइट फूड पे ले आते हैं, क्योंकि उनको रेस्ट करना है, बहुत ज़्यादा हैवी मील्स डाइजेस्ट नहीं होंगी, कुछ मेडिसिन तो इनटेक करनी है, उसके साथ इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, तो उन सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं। बेसिकली आपकी स्लीप अच्छी होनी चाहिए, आपकी डाइट अच्छी होनी चाहिए, और आपका मन खुश होना चाहिए, माइंड, बॉडी, सोल, तब आप एक अच्छा बच्चा कंसीव कर सकते हो। एग्जैक्टली। ऐसे कुछ फ्रूट्स भी हैं जो अवॉइड करने को बोला जाता है जब पहले तो आप सब कुछ खा सकते हो, ठीक है। पहले हम बोलते हैं सिट्रस फ्रूट्स लीजिए, सारे फ्रूट्स लीजिए, वेजिटेबल्स भी। जब आपको हम एम्ब्रियो ट्रांसफर कर देते हैं तब हम पपाया, अनानास, चीकू, ये 3 फ्रूट्स उनको रेस्ट्रिक्ट करते हैं। बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ें नहीं खाएं। गर्म चीज़ें इन द सेंस लौंग, तेजपत्ता, इलायची, जिनकी तासीर गर्म होती है, वो थोड़ा स्पाइसी फूड्स, थोड़ा ऑयली फूड्स को हम रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं। चाय पीनी चाहिए प्रेगनेंसी के टाइम पे? ये बहुत कॉमन एक क्वेरी रहती है लोगों की। ले सकते हैं। टी कॉफी ले
ले सकते हैं हम, हाफ कप टी मॉर्निंग इवनिंग अलाउ करते हैं। Okay. जैसे बहुत ज्यादा जैसे चेन स्मोकर होते हैं ना, ऐसे चेन टी लवर्स भी होते टी हैं लवर्स तो वो नहीं अलाउ करते। ओके, मतलब आपको मॉडरेशन में ही कैफीन का सेवन करना है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ओके, सो अभी आई थिंक हमने आईवीएफ को बहुत अच्छे से कवर कर लिया है। नाउ एक और मिसकंसेप्शन लोगों के मन में रहता है कि आईवीएफ से जो बच्चा होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। लोगों के मन में ये होता है कि शायद उसका फोकस उतना अच्छा नहीं होता है या बच्चे में कोई डिफॉर्मिटीज देखने को मिलती हैं। ये बात कितनी सही है? ये कैसे लोगों ने, आई डोंट नो, ये तो अभी 49-50 इयर्स की स्टडी है हमारे पास, और उसमें बहुत सारी स्टडी हुई है। फर्टिलिटी स्टर्लिटी में भी छपा है कि एक नेचुरल कंसेप्शन का बच्चा और एक आईवीएफ कंसेप्शन का बच्चा सेम है। कोई कंजेनिटल एनॉमलीज के चांसेस इंक्रीज्ड नहीं है, कुछ भी इंक्रीज्ड नहीं है। और इवन हमारे पास जो बेबीज आते हैं, देखो आईवीएफ का बच्चा ना एक बॉर्न स्ट्रगलर होता है। एक तो आपने नेचुरल एनवायरनमेंट में जो ईश्वर ने क्रिएट किया है उसमें आप कंसीव कर गए, एक जो एम्ब्रियो आर्टिफिशियल सिचुएशन में सरवाइव करके आपके वूम के अंदर इम्प्लांट हो गया है, तो वो तो बॉर्न वॉरियर है। हाँ, exactly. तो ऐसा नहीं है। हाँ, कभी कभी जैसे ट्विंस प्रेगनेंसी में किसी का प्रीमेच्योर डिलीवरी हो गया, वो तो एक नेचुरल नॉर्मल प्रेगनेंसी में भी प्रीमेच्योर किसी का डिलीवरी होता है। तो अगर उस बच्चे में कुछ आ गया तो उसको एक कॉमन मिथ नहीं बना देना चाहिए। वो नेचुरली अपने ट्विंस कंसीव किए तो भी हो सकता है। और ट्विंस में इसलिए हम एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस भी देते हैं, विटामिन इंटेक। आपको ये भी देखना है आप किन हाथों में हो और आपको कैसी ट्रीटमेंट मिल रही है। लेकिन आईवीएफ का बच्चा एब्सोल्युटली नॉर्मल होता है। मतलब ये सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन आज सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है कि बच्चा कोई तो बोलते हैं ना ये मशीनी बच्चा है। कोई गांव के मरीज आते हैं हमारे पास तो बोलते हैं कि बच्चा तो बहुत इंटेलिजेंट होता है, ये होता है, और बच्चों से भी जैसे इंटेलिजेंट, मैं बोल रही हूँ ना, बॉर्न वॉरियर है भैया, वो आर्टिफिशियल सिचुएशन से सर्वाइव करके फिर इम्प्लांट हुआ है। तो जब वो फोटो वगैरह खिंचाने आते तो ऐसे बोलते हैं कि वहाँ पे पड़ोसन बोल रही थी तो मशीनी बच्चे हैं, मशीनी बच्चे हैं। हाँ। तो अभी ऐसा नहीं है, लोगों में अब अवेयरनेस भी आ रही है, और वही एक पॉइंट है कि अवेयरनेस की कमी है अब, लेकिन आ रही है क्योंकि फोन्स भी हो गए, इंस्टा भी हो गया, सब हो गया, अब अवेयरनेस भी आ रही है। अब ऐसा नहीं है, अब लोगों में अवेयरनेस आ रही है, ऐसा कुछ नहीं है कि बच्चे में कोई डिफेक्ट वगैरह आता है। अगर किसी फीमेल ने एक बार आईवीएफ करवा लिया तो बाद में उनकी जो, अगर उनको फॉर एग्जांपल सेकंड टाइम कंसीव करना है, उनको आईवीएफ ही कराना पड़ेगा, नेचुरली कंसीव कर सकती हैं? बहुत केसेस हमने ऐसे देखे हैं कि फीमेल ने आईवीएफ कराया और बच्चे को वो फीड ही करा रही है और शी कंसीव्ड नेचुरली। अगर आपने आईवीएफ बिकॉज ऑफ अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी कराया है, बहुत बार ऐसा होता है कि इतना स्ट्रेस होता है कपल के ऊपर कि वो नेचुरल कंसीव कर ही नहीं पा रहा है, या फिर कभी कभी हम किस्मत भी बोल देते हैं ना कि बहुत इलाज करा लिया नहीं हो रहा, फिर आईवीएफ से हो गया। तो अब आप इस लेवल पे देखो कि स्ट्रेस कितना बड़ा पार्ट प्ले करता है। पहले आपने 10 साल तक इलाज कराया, कुछ नहीं हुआ, आईवीएफ कराया, चलो एक बच्चा हो गया। अब क्या हो गया, उस फीमेल का दिमाग शांत हो गया, उसको कोई ताने नहीं मार रहा, उसको कोई सोशल प्रेशर नहीं दे रहा, हस्बैंड का भी दिमाग कम हो गया, हस्बैंड का दिमाग शांत हो गया। अब वो बच्चे के बारे में सोच ही नहीं रही है, जस्ट वो एंजॉय कर रही है अपनी लाइफ। एंड व्हेन शी इज एंजॉयिंग हर लाइफ, तो जब वो रिलेशन में आ रहे हैं तो उनको नेचुरल कंसेप्शन हो रहा है, एक तो ये हो गया। दूसरा, कभी कभी क्या होता है कि माइल्ड से ना फ्लिम्सी एडिशन से ट्यूब इधर उधर अटकी रहती है। तो जब आप एक बार कंसीव करते हो तो यूट्रस बड़ा होता है, तो वो कई बार एडिशंस अपने आप ही रिमूव हो जाते हैं, जो पतले से जैसे मकड़ी का जाला होता है ना, अगर ऐसे लाइट एडिशंस हैं तो जब यूट्रस ग्रो करके बड़ा होता है तो ट्यूब साइड से खुल गई या कुछ ऐसा हो गया। और आपकी जब 9 मंथ आपकी बॉडी को रेस्ट मिला, प्रेगनेंसी में ना हार्मोनल रेस्ट मिलता है बॉडी को, तो उसके बाद आपकी एक बार फर्टिलिटी तो इंक्रीज हो गई ना, आपका यूट्रस स्मूथ हो गया, आपने डिलीवरी करी, तो बहुत बार नेचुरल कंसीव होता है। और बहुत बार ये भी होता है कि आपका एक बच्चा नेचुरल कंसीव हो गया, एक आईवीएफ हो और गया, उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम आ गई और सेकंड बेबी के लिए आपको आईवीएफ लेना पड़े। दोनों चीजें होती हैं। मतलब ये ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि अगर आपने एक बार आईवीएफ कराया तो आपको सेकेंड टाइम भी आईवीएफ ही कराना पड़ेगा, या अगर आपने एक बार नेचुरली कंसीव कर लिया तो सेकेंड टाइम भी नेचुरली कंसीव हो जाएगा। हाँ, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ये आईवीएफ अगर आपने बिल्कुल ही ट्यूब बंद है उसके लिए कराया है, कुछ क्राइटेरिया में है कि दूसरा भी आईवीएफ से ही होगा, लेकिन
ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ओके। ऑल्सो डॉक्टर, हमने बहुत स्ट्रेस के बारे में डिस्कस किया है। आपने बताया कि स्ट्रेस जो है वो हर एक चीज़ की जड़ है, जितना हमने समझा कि अगर कंसीव नहीं हो रहा है कहीं ना कहीं उसका भी एक फैक्टर है स्ट्रेस का। अगर आपकी इनफर्टिलिटी एक्सपैंड हो रही है, बढ़ रही है, उसका भी कहीं ना कहीं स्ट्रेस से कनेक्शन है। तो कैसे करें स्ट्रेस कम? थोड़ा कुछ टिप्स दीजिए हमारी ऑडियंस को। बहुत इजी है स्ट्रेस को कम करना। किसी भी चीज को आपने ना पकड़ना नहीं है। स्ट्रेस बिल्कुल कैसा है, जैसे आपकी मुट्ठी है। हाँ। आप ये मुट्ठी को क्लिंच कीजिए, क्लिंच कीजिए, क्लिंच कीजिए। आप एक चीज को बहुत ज्यादा हासिल करना, तो आपको क्या फील हो रहा है? इतनी टाइटनेस है ना, और एक एक छोड़ दिया, हाँ, रिलैक्स हो गए। तो स्ट्रेस ऐसा है कि आप का एक गोल बन गया कि हमें कंसीव करना है, और आप हर महीने और आप हर चीज ना, आजकल क्या है, हर इंसान ना हाथ पे सरसों उगाना चाहता है। ये कहावत सुनी है आपने? हाँ। कि अगर मैंने इस महीने प्रेगनेंसी प्लान करी है तो आई मस्ट कंसीव इन दिस मंथ। अगर मेरे पीरियड्स आ गए तो ये ऐसे कैसे आ गए? या मतलब कि इंटरनेट में इतनी नॉलेज आप ले रहे हो ना आज, और इतना सब कुछ कर रहे हो, तो उससे अब स्ट्रेस और एक कई बार फैमिली को प्रेशर भी आता है। अभी ये एक नया वो हो गया कि अगर हमने शादी कर ली है तो हम 2 साल इंजॉय करेंगे। हाँ। है ना, 2 साल इंजॉय कर रहे हैं जी, या फिर हम पहले ये अपना करियर सेट करेंगे। उसके बाद हम बच्चा प्लान करेंगे। तो 2 साल आपने इंजॉय करा, आपकी मम्मी को नहीं पता, आपकी दादी को नहीं पता घर में, और वो सोच रहे हैं भैया इनको 2 साल से बच्चा हो नहीं रहा, ठीक है। फिर आप कर रहे हो प्लान, और वहां से भी प्रेशर आ गया, 2 साल हो गए, तुम्हारे दोस्त को भी हो गया, इसको भी हो गया। वो प्रेशर है ना। तो आप वो 2 साल बाद क्या कर रहे हो कि आप एक ही महीने में कंसीव करना चाह रहे हो, क्योंकि जबकि ये है कि अगर आप अनप्रोटेक्टेड रिलेशन में हो तो आपको 6 months to 1 year लग सकता है। है ना, और फिर आप स्ट्रेस में आ जाते हो। तो ये भी काम, फैमिली प्रेशर आ रहा है और आप प्लान कर रहे हो, आपका 1-2 महीने में नहीं हो रहा, तो आप स्ट्रेस में आ रहे हो कि क्यों नहीं हो रहा। उससे आपकी हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाती है ना। आप कंसीव कर भी सकते हो तो आप नहीं कर पा रहे हो। तो ये सारी चीजें होती हैं कि सराउंडिंग्स, सोशल प्रेशर, फैमिली प्रेशर, और आपका सेल्फ का प्रेशर कि मुझे ये काम इसी लिमिट में करना चाहिए। मतलब अब 2 साल हो गए तो वो सोचता है अब नहीं हुआ तो हमारी एज निकल जाएगी, अब कब होगा, ऐसे। तो स्ट्रेस में नहीं आना है। अगर आपने प्लान किया है 2 साल बाद, तो गिव योर बॉडी टाइम फॉर 6 months एटलीस्ट, और आप नॉर्मल रिलेशन में आओ। 6 months में भी अगर आपको कंसीव नहीं हो रहा तो आप एक इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के पास जस्ट जाके एक सीमन एनालिसिस और अपना ओव्यूलेशन स्टडी करा के फर्टाइल पीरियड जान लो, फिर 3 to 4 months ट्राई कर लो विद विटामिन्स। फिर भी नहीं हो रहा तो हम ट्यूब चेक कराएंगे और आगे की कोई इन्वेस्टिगेशन करेंगे, ठीक है। तो आपको स्ट्रेस में नहीं आना है। दूसरा, स्ट्रेस को करने की बहुत सारी विधियां होती हैं। आप मेडिटेशन कर सकते हो, आप सूदिंग म्यूजिक सुन सकते हो, ठीक है, आप गार्डनिंग कर सकते हो, अच्छी अच्छी बुक्स रीड कर सकते हो। और अगर आप खाली इंस्टा या फ़ोन ही देखते हो और ये सब चीज़ें नहीं करते हो, मेडिटेशन भी नहीं करते हो, तो हम सिंपल एक ब्रीदिंग टेक्निक बताते हैं। क्या होती है वो? ब्रीदिंग टेक्निक में ये होता है कि लंबा गहरा सांस लेना है और मुंह से छोड़ना है, एंड बस इतना मन में सोचना, आई रिलीज ऑल माई स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी इनटू द यूनिवर्स, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ऐसे आपको 10-15 ब्रीथ्स मॉर्निंग में, 10-15 ब्रीथ्स आप आफ्टरनून में, और जब भी आप सोने से पहले ले लो, या आप अपने हार्ट पे हाथ रख के ये टेक्निक्स कर सकते हो, ब्रीदिंग टेक्निक्स कर सकते हो। उससे आपका क्या होता है, एक तो जब आप डीप ब्रेथ लेते हो आपका ऑक्सीजनेशन इंक्रीज होता है। आप ऑक्सीजन, जब आप स्ट्रेस में होते हो ना, देखना आप शॉर्ट ब्रेथ लेते हो तो आपकी बॉडी का ऑक्सीजनेशन कम हो जाता है। उससे आपके ब्रेन की पिट्यूटरी के जितने भी हार्मोन्स हमारे फर्टिलिटी के निकलने हैं, थायराइड के निकलने हैं, कोई भी स्टिमुलेटरी हार्मोन निकलने हैं, वो हमारे हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी से निकलते हैं। तो अगर हम अपने ऑक्सीजनेशन प्रॉपर करें, जैसे मैंने बोला गार्डनिंग करें या मेडिटेशन करें, मेडिटेशन में भी हम इनिशियली डीप ब्रेथ लेते हैं और बॉडी को रिलैक्स करते हैं, तो हमारा हार्मोनल प्रोफाइल नॉर्मल हो जाता है और हमारी फर्टिलिटी इंक्रीज होती है। बहुत सारी मुद्राएं भी होती हैं। इट इज़ नॉट एन IVF स्पेशलिस्ट टॉपिक, लेकिन बीइंग अ डॉक्टर हमें सब कुछ आना चाहिए। अगर हमारा वैदिक या एंशिएंट साइंस ने ये बताया, तो बहुत सारी मुद्राएं होती हैं जिससे हम फर्टिलिटी इम्प्रूव कर सकते हैं। एक होती है योनि मुद्रा, जिसमें हम अपनी फिंगर्स को ऐसे एंगेज करके ऐसे, दिस इज फॉर फीमेल। अगर हम थोड़ी देर ऐसे योनि मुद्रा अपना ऐसे रख के, ठीक है, नाभि के पास रख के डीप ब्रेथ्स लेते हैं, तो हमारे बहुत सारे फर्टिलिटी जो हार्मोन्स हैं
वो रिलैक्स होते हैं। ऐसी मेल में अगर एज़ोस्पर्मिया तो नहीं, अगर मेल में स्पर्म कम आ रहे हैं, टेरेटोजोस्पर्मिया है या एस्टेनोजोस्पर्मिया है, स्पर्म काउंट कम है, तो वो ऐसे फिंगर को फिस्ट बना के ये वाला मेल्स ये वाला मुद्रा कर सकते हैं, ऐसे नाभि पे रख के डीप ब्रीथ्स कर सकते हैं। उससे भी उनकी बॉडी का ऑक्सीजनेशन और टेस्टिकुलर हार्मोन्स इंप्रूव हो सकते हैं। ठीक है, ये सब कर सकते हैं। और विटामिन लीजिए, सिट्रस फ्रूट्स लीजिए, एंजॉय कीजिए लाइफ। और ये एक बहुत जो प्रेगनेंसी ना, इवन इफ यू आर प्लानिंग थ्रू IVF और यू आर प्लानिंग स्पॉन्टेनियसली, मैं बोलती हूँ ये बहुत बड़ा योगदान है एक सोसाइटी को। अगर आप एक अच्छा बच्चा दे पाओ सोसाइटी को, ये यज्ञ पहले के जमाने में, वैदिक जमाने में होते थे, ये यज्ञ माना जाता था। जन्म देना, ये गर्भाधान यज्ञ माना जाता था, है ना। तो आप जितना अच्छा डाइट लोगे, जितनी अच्छी आपका कपल के बीच में रिलेशन होगा, स्ट्रेस कम करोगे और अपना लव इंक्रीज करोगे, दोनों कपल आपस में हार्मनी इंक्रीज करोगे, उतना ही आप अच्छा बच्चा, एक इंटेलेक्चुअल बच्चा सोसाइटी को दे पाओगे। तो आपने स्ट्रेस में नहीं आना है। जे आप IVF से, तो हमारे सेंटर में जो आते हैं हम तो उनको सब समझाते हैं और बच्चे बहुत अच्छे पैदा हो रहे हैं। अगर आप नेचुरल भी कंसीव कर रहे हो तो भी आपको ऐसे ही प्लान करना है कि स्ट्रेस में नहीं आना है, प्रेगनेंसी से डरना नहीं है और प्रेगनेंसी को वेलकम करना है और उस बच्चे को वेलकम करना है। और मैं तो हमारे जो भी बच्चे कंसीव होते हैं IVF से, उनको भी बोलती हूँ कि रोज अपनी नाभि पे ऐसे हाथ रख के अपनी बेबी को ब्लेसिंग्स देनी है कि यू आर अ वेरी गुड सोल, आप ऐसे बनोगे, आप बहुत अच्छे हो, मम्मा आपको बहुत प्यार करती है, पापा आपको बहुत प्यार करते हैं। हाँ, पॉजिटिव इमोशंस, बच्चे से इंटरेक्ट होना है कि आपको अच्छे अच्छे काम करने हैं और ऐसे ऐसा, मतलब आप जैसा सोचोगे ना वैसा आप बच्चा क्रिएट करोगे। मैम, आपने ना बहुत हाईलाइट किया है कि अच्छा बच्चा पैदा होगा, तो अच्छे बच्चे की क्या डेफिनेशन है, थोड़ा वो भी बताइए हमारी ऑडियंस को। कोई भी अच्छा इंसान होता है ना, उसका हेल्दी बॉडी, हेल्दी माइंड और हेल्दी सोल। उसकी सोल रिलैक्स्ड है, उसका माइंड इंटेलेक्चुअल भी है और स्पिरिचुअल भी है। जब तक आप स्पिरिचुअल और इंटेलेक्चुअल को वो नहीं करोगे तो इंटेलेक्चुअल माइंड हमेशा स्ट्रेस में आएगा, है ना, प्रेशर में आएगा। और उसकी बॉडी हेल्दी है, डिसीज फ्री है, वो होता है एक अच्छा बच्चा। थैंक यू सो मच डॉक्टर शोभा, आज आपने हमें और हमारी ऑडियंस को IVF पर इतने इंसाइटफुल इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की है और जो टेक्निक्स आपने बताई हैं, आई एम श्योर ये बहुत से लोगों के लिए हेल्पफुल होने वाली हैं। आई विल तो डेफिनेटली ट्राई इट, स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू वेरी मच। आई होप आज का सेशन आपको हेल्पफुल लगा होगा। अगर आज का सेशन आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और ऐसे और भी पॉडकास्ट देखने के लिए हमारे चैनल NBT लाइफ को सब्सक्राइब करना ना भूलें।